गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने अब तक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड डिस्कस किया है। तो जो हमारे सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन सल्फर बॉन्ड आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। जस्ट लाइक ऑक्सीजन, सल्फर फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक RSH एंड RSR। तो जैसे अल्कोहल्स होते हैं ROH, ईथर्स होते हैं ROR, ऐसे ही सल्फर के भी कंपाउंड्स हो सकते हैं। सल्फर ऑक्सीजन की फैमिली का मेंबर है, तो ये भी ये प्रॉपर्टी शो कर सकता है। सल्फर का साइज जो है वो ऑक्सीजन से बड़ा होता है और इसके पास डी ऑर्बिटल्स भी हैं। और इसका कार्बन के पास 2p ऑर्बिटल होता है और सल्फर के पास 3p ऑर्बिटल्स हैं। तो इस वजह से ये पाई बॉन्ड नहीं बना पाते, जो कार्बोनिल के केस में हमें मिलता है। तो कार्बन और सल्फर का डबल बॉन्ड नहीं होगा ड्यू टू improper overlap. So sulfur is larger in size than oxygen. It does not form carbon double bond sulfur like carbonyl compounds. तो sulfonyl compounds नहीं बनेंगे यहाँ पे. This is due to the reluctance of large sized as sulfur atoms to form pi bonds by a sideways overlap of its 3p orbitals with p orbitals of other atoms. तो सल्फर जो है ना तो वो 3p पाई बॉन्ड बना पाता है अब अमंग्स देमसेल्फ, जैसे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, आपको सल्फर का नहीं मिलेगा क्योंकि 3p ऑर्बिटल्स हैं, उनका साइज़ बड़ा होता है। तो उनके केस में ओवरलैप एफिशिएंट नहीं होता, साइड वाइज ओवरलैप। तो वो जो बॉन्ड बनते हैं अगर बन भी जाएँ तो वो स्टेबल नहीं होते, नोर डू दे फॉर्म stable pi bond with other atoms such as carbon by 3p 2p overlapping. Although it forms thiocarbamides which are relatively stable due to resonance which decreases double bond character of thiocarbonyl bond. तो जैसे अमाइड्स होते हैं RCONH2, इस तरीके के कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं जिसमें रेजोनेंस हो सकता है। जैसे ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शेयर करता है तो सल्फर यहाँ ले लेता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो सल्फर पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाता है। तो इस तरीके के रेजोनेंस में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन के यहाँ डबल है तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाता है और इन केसेस में आपको कार्बन सल्फर डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसे कई कंपाउंड्स हैं जहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जो कि जैसे कि CH3SO डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, इस मॉलिक्यूल को कहते हैं। इसकी एब्रीवेटेड फॉर्म है DMSO। ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। और फिर यह है हमारे पास फिनाइल सल्फोनिक एसिड C6H5SO3H। यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में p पाई d पाई बॉन्डिंग होती है, हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, तो 3p और 2p का ओवरलैप नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ओवरलैप होता है, तो p पाई और d पाई बॉन्डिंग है जो कि हो जाता है कन्वीनियंटली। तो ये इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हम थायोल्स की बात करेंगे, जो सल्फ़र के ऑर्गेनो सल्फ़र कंपाउंड जिस भी कैटेगरी के बनते हैं उनकी हम बात करेंगे। केमिस्ट्री में आप क्या देखते हो, कुछ भी आप कोई भी टॉपिक उठा लेना, अगर रिएक्शंस का है तो आप स्ट्रक्चर देखोगे कंपाउंड्स का, उनकी प्रिपरेशन देखोगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ देखोगे। यही रहता है पैटर्न कि बने कैसे हैं, कैसे दिखाई देते हैं और वो आगे क्या आप उनसे कर सकते हो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं थायोल से। इसमें SH ग्रुप है जिसको हम RSH की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म मर्क्यूरिक सॉल्ट नोन एज मर्कैप्टन्स like H2S, so called हाइड्रोसल्फाइड्स। ठीक है, तो
इनको थायोल के अलावा हम क्या कहते हैं, हाइड्रोसल्फाइड। यहाँ से हाइड्रोसल्फाइड, क्योंकि ये जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड की तरह रिएक्ट करते हैं, तो इस वजह से हम इनको हाइड्रोसल्फाइड्स भी बोलते हैं। ये हम आगे देखेंगे मरकैप्टन्स। ये शब्द सल्फर के लिए यूज़ होता है, थायो भी यूज़ होता है, मरकैप्टन भी इसी के लिए मर्क्यूरिक सॉल्ट के लिए यूज़ होता है इनके। फिर नोमेनक्लेचर की हम बात करते हैं। नोमेनक्लेचर में हम मरकैप्टन वर्ड ऐड करते हैं अल्काइल ग्रुप के साथ और इनकी नेमिंग कर देते हैं। आगे हम एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे इथाइल मरकैप्टन, C2H5SH को हम बोल देंगे। IUPAC नेम अच्छा है, इसमें आप ओल के साथ थाई वर्ड लगा देते हो कि सल्फर से बना है जो भी, तो थायोल हम इनको कहते हैं, जो कि ईजी है। सेम नेमिंग होती है जैसे अल्कोहल्स की होती है, वहाँ पे हम ओल यूज़ करते हैं सफिक्स, यहाँ पे थायोल हो जाएगा, तो ईजी है ये करना। जो पुराना सिस्टम है उसमें इनको मरकैप्टन कहते थे, ये वाली टर्म यूज होती थी। जैसे मिथाइल के साथ SH लगा है तो इसको मरकैप्टन कहा जाता था, तो हो जाता था मिथाइल मरकैप्टन। और IUPAC नेमिंग जब आई तो ये हो गया मीथेन थायोल। इसमें ना हम ई ड्रॉप नहीं करेंगे जो अल्केन है उसका, क्योंकि ये वोवल नहीं है टी जो है ना, तो अल्कोहल के केस में हम ई ड्रॉप करते हैं, यहाँ नहीं होगा। तो बाकी रूल सेम रहेंगे नेमिंग के। अगर कोई हाई प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट है, तो जैसे कोई एसिड ग्रुप प्रेजेंट है या अल्कोहल प्रेजेंट है, तो जो SH ग्रुप है वो प्रीफिक्स बन जाता है और उसको हम मरकैप्टन की बजाय मरकैप्टो बोलते हैं। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको ना, बट ये यूज़ होता है। अब जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो मेन ग्रुप बन जाएगा। ये प्राइमरी ग्रुप है और ये सेकेंडरी ग्रुप है, तो जो कार्बन चेन की नंबरिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये 2 मरकैप्टो इथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल। और ये जैसे बेंजीन रिंग पे दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, तो एसिड ग्रुप मेन ग्रुप है, SH ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर भी है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 3 मरकैप्टो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। फिर हम इसके स्ट्रक्चरल फीचर्स देखते हैं। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तो स्ट्रक्चरल फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होगी, जैसे अल्कोहल्स में होती है, वाटर में होती है। 3s2 3px 3py और 3pz। हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, यहाँ पे 2 आएगा। आपको पता ही होगा कि जो ऑक्सीजन फैमिली है उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर मिलेंगे आपको, और एक एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो फर्दर बॉन्डिंग करेगा, और एक बॉन्ड जो है वो R के साथ बनेगा, एक हाइड्रोजन के साथ बनेगा। और पोलर कंपाउंड होंगे ये, जैसे अल्कोहल्स होते हैं, क्योंकि सल्फर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पोलैरिटी थोड़ा सी कम हो जाएगी, क्योंकि सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ऑक्सीजन से कम होती है। ऑक्सीजन की 3.5 है, सल्फर की यूजुअली 2.5 या 2.8 शो करते हैं बुक में। डिफरेंट बुक्स में थोड़ी वेरिएशन आ जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से ये वाला बॉन्ड जो कार्बन सल्फर बॉन्ड है ये थोड़ा कम पोलर होगा, पर पोलैरिटी होती है। और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये 100 डिग्री है। नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल जो होता है वो 109 डिग्री होता है। तो ये कम क्यों हो जाता है? क्योंकि रिपल्शन कम हो जाती है। जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है, बॉन्ड पेयर कम होती है, तो इस वजह से ये वाला एंगल थोड़ा डेविएट हो जाता है। तो आपसे इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा इस पर, ये सिर्फ जानकारी के लिए था। वंस इन अ वाइल इस नोमेनक्लेचर पे कोई कंपाउंड को आपकी नेमिंग पूछ लेते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर पे कोई क्वेश्चन नहीं आता। ये सिर्फ नॉलेज के लिए, जस्ट जनरल आइडिया के लिए। फिर हम बात करते हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन की।
अब ये सब क्यों बताया जाता है अगर ये पेपर में नहीं आएगा तो, ये इससे ना आपका बेस बनता है, जैसे लिंक होता है माइंड में ना, लिंक क्रिएट होते हैं कि तो आप किसी भी चीज़ को ना रिकॉल कर सकते हो अगर आपके माइंड में लिंक होते हैं तो। और अगर आप 100% करते हो तो कोशिश करते हो तो आपको 70 to 80% रिजल्ट मिलते हैं। थोड़ा बहुत मार्जिन रह जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं ताकि फाइनल एग्ज़ाम तक हमारा माइंड ज़्यादा चीज़ें रिटेन करे। फिर हम बात करते हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन की। तो हम इनको अल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं, RX से। उसको आप पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड से ट्रीट करिए, KSH, तो KX निकल जाएगा और आपके पास RSH बचेगा। ठीक है, सिंपल था। जैसे KOH से हम ट्रीट करते अल्कोहल बनाने के लिए, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, KSH। इसका मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है रिएक्शन का। जो SH है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो जो यहाँ पे X है वो इन द फॉर्म ऑफ X नेगेटिव निकल जाएगा सिस्टम से, तो RSH बन जाता है। और अगर हमने पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड एक्सेस में यूज़ किया है तो यहाँ रिएक्शन नहीं रुकेगा, ये आगे भी रिएक्ट करेगा और यहाँ से H2S गैस निकल जाएगी और इसका पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा, पोटेशियम अल्काइल सल्फाइड। जो एक दूसरे RX मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर सकता है और यहाँ से KX निकल जाएगा और आपके पास RSR बचेगा। तो ये अगर ये रिएक्शन अगर हम ध्यान रखते हैं 1:1 की रेशो में लेंगे तो सिर्फ अल्कोहल की स्टेज पे रुक जाएगी, यानी थायोल की स्टेज पे रुक जाएगी। और अगर ये एक्सेस में यूज़ हुआ है, ये 1:2 की रेशो में हमने लिया है, तो दूसरा मॉलिक्यूल भी सॉरी यहाँ पे आएगा। अगर हमने दूसरा 1:2 की रेशो में लिया है तो दूसरा मॉलिक्यूल भी यहाँ रिएक्ट कर सकता है और RSR बनेगा थायो ईथर और KX निकल जाएगा। तो ये सिंपल रिएक्शन था। तो आपने देखा मैकेनिज्म, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप बेसिक रिएक्शन याद रख लेना। तो हमने पहली रिएक्शन की है, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड की प्रिपरेशन हो गई। कार्बन सल्फर बॉन्ड जहाँ है वो है ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। फिर दूसरा रिएक्शन है फ्रॉम सोडियम अल्काइल सल्फेट या फिर पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एस्टर्स। तो सोडियम अल्काइल सल्फेट, तो ये मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं। तो जब आप इनको सोडियम हाइड्रोसल्फाइड से ट्रीट करते हो तो Na2SO4 निकल जाएगा और आपका थायोल क्रिएट हो जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, आसान है। आप समझ रहे हो ना, NaOH KOH की जगह पे हम NaSH KSH यूज़ कर रहे हैं। फिर हमने रिएक्शन किया है पैराटोलुइन सल्फोनिक एस्टर के साथ। ठीक है, तो ये आपका टोल्यूइन मॉलिक्यूल है जिसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है बेंजीन पे, तो इसको टोल्यूइन कहते हैं। अब ये पैरा पोजीशन है इसकी, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं COH, तो ऐसे ही हमारे सल्फोनिक एसिड होते हैं इस तरीके से। ये इसका एस्टर है। ठीक है, ये एसिड ग्रुप हो गया और ये वाला पार्ट एस्टर का हो गया। सॉरी, ये रिपीट हो गया, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका एस्टर में। एस्टर इस तरीके से होते हैं RCOOR-। तो ये आपका पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एस्टर है। जब आप इसको ट्रीट करते हो तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है जैसे एस्टर में होता है इधर से, और ये वाला पार्ट सॉरी यहाँ से हो रहा है ब्रेकेज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का, और सोडियम जो है वो यहाँ जाके लग जाए, इसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो रहा है
और इस एस्टर का जो है सोडियम सॉल्ट, एसिड का सोडियम सॉल्ट बचेगा, और ये वाला अल्काइल ग्रुप इस एसएच के साथ कंबाइन करके थायो अल्कोहल बना लेगा। तो इस तरीके से ये सेकंड मेथड था प्रिपरेशन का। आप इसमें से एक याद रख सकते हो, जैसे क्वेश्चन क्या आ जाता है कि राइट टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ थायोल्स, तो आप इस तरीके से बता सकते हो। और भी मेथड्स हैं जो आपको इजी लगते हैं, पहले आप वो याद रख लेना। फिर हम बात करते हैं अल्कोहल से। अल्कोहल को ROH को अगर H2S गैस से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ थोरियम ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर, ये आपको कंडीशंस याद रह जाएं तो बहुत अच्छा, अदरवाइज आपको मेन प्रोडक्ट ज़रूर याद रहना चाहिए क्या हुआ। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और SH बचेगा, जैसे H2S क्या है, ऐसे है ना, H निकल जाएगा, SH बचेगा, RSH यहाँ आ जाएगा। फिर आप बात करते हो ROH को आप फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड से ट्रीट करते हो, तो इस केस में भी आपके पास ये सारे के सारे ऑक्सीजन यहाँ चले जाएंगे, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड निकलेगा और 5 थायोल मॉलिक्यूल्स आपके बन जाएंगे। तो ये भी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को उसे कैसे ट्रीट करेंगे, सिंपल सल्फर से ट्रीट कर दो, ईथर सॉल्वेंट है हमारा। तो यहाँ पे जो सल्फ़र है वो इस बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाता है, RSMgX बनेगा, जिसको जब आप हाइड्रोलाइज करते हो तो वाटर का H सल्फ़र के पास चला जाता है, OH मैग्नीशियम के साथ चला जाता है, तो RSH बन जाता है, MgOHX निकल जाता है। फिर हम अल्कीन से बना सकते हैं, उसको आप H2S से ट्रीट करिए तो एक कार्बन के पास H चला जाएगा और एक के पास SH चला जाएगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन है वो यूजुअली उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा है, और सल्फ़र कहाँ जाएगी, यहाँ पे, तो SH यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, नहीं एक ही आएगा। निकल सल्फाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ H की कमी थी। फिर आती है हाइड्रोलिसिस ऑफ थायोएस्टर। ऑलरेडी मतलब एक ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड है, उसको आप हाइड्रोलाइज करके, जैसे एस्टर हाइड्रोलिसिस होती है तो उसमें एसिड और अल्कोहल निकलते हैं, यहाँ पर आपके पास एसिड आएगा, OH इधर चला जाएगा वाटर का, और H यहाँ आ जाएगा, तो RSH थायो अल्कोहल्स निकल जाएंगे। फिर हम रिएक्शन देख सकते हैं थायो यूरिया के साथ। जैसे यूरिया होता है आपको पता ही है, NH2CO NH2, इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, यूरिया। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर हो तो ये क्या बन जाता है, थायो यूरिया। तो जब आप इसको ट्रीट करते हो अल्काइल हैलाइड से, तो यहाँ पे इनके बीच में रिएक्शन होता है, जो सल्फ़र है वो यहाँ इंटरेक्ट करता है और Br नेगेटिव निकल जाएगा ब्रोमाइड आयन की फॉर्म में, और इस तरीके का ये आयनिक कंपाउंड बन जाता है सॉल्ट। S पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस बॉन्ड को बनाने के बाद। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं, जैसे KOH से मान लो आपने ट्रीट किया तो KBr निकल जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा। इसको फिर हम जब फर्दर हाइड्रोलाइज करते हैं तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, अल्टीमेटली आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाता है, यूरिया बन जाता है और यहाँ पे एक H आ जाता है फाइनली इस प्रोसेस के बाद। तो ये इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे। फिर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। मीथेन थायोल जो फर्स्ट मेंबर है CH3SH, ये एक गैस है
जबकि बाकी सारे मेंबर जो हैं वो लिक्विड होते हैं। अल्कोहल्स के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, तो मीथेनॉल भी लिक्विड है, फर्स्ट मेंबर जो है। यहाँ पर जो फर्स्ट मेंबर है वो गैस है। इनकी जो स्मेल होती है वो ऑफेंसिव होती है, स्ट्रॉन्ग भी होती है, ऑफेंसिव भी होती है, मतलब प्लेजेंट नहीं होती। बॉइलिंग पॉइंट है जो वो लेस होंगे अल्कोहल से, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। वाटर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है, आप मिक्स करना चाहोगे तो नहीं होंगे। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं, थायोल्स की। हमारा टॉपिक थायोल चल रहा है। पहले हमने स्ट्रक्चर देखा, फिर प्रिपरेशन देखी, अब हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है अल्कोहल से, क्योंकि सल्फर एटम लार्जर साइज़ का है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है, और इसको हम इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीजन तो सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सल्फर के केस में आप +2 भी एक्वायर कर सकते हो, +4 +6 हाई ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये जा सकता है, एक्सपैंड कर सकता है ये अपना वैलेंस शेल, क्योंकि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके एसिडिक नेचर की। ये वीकली एसिडिक होते हैं, ठीक है, एसिडिटी कम है, लेकिन अल्कोहल से ज़्यादा है, ठीक है, तो जो कि अनएक्सपेक्टेड है थोड़ा सा, आगे हम डिस्कस करेंगे क्यों, ठीक है। हमें लगा था कि भाई ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ROH जो है वो आसानी से H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा, लेकिन क्या देखा, RSH आसानी से रिलीज़ करता है। तो जो थायोल्स जैसे हैं वो NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, जबकि ROH नहीं करते। सो बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्ट। तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनते हैं, यहाँ पर वाटर निकल जाएगा यहाँ से, और सोडियम सॉल्ट जो बनता है इनको हम कहते हैं सोडियम इथाइल मरकेप्टाइड। मरकेप्टन जैसे वर्ड हम यूज़ कर रहे थे, तो क्योंकि अब इसका सॉल्ट बन गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो जब नेगेटिव चार्ज आता है तो पीछे आइड यूज़ वर्ड होता है। जैसे क्लोरीन है, सिंपल है क्लोरीन एटम, जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज आता है तो इसको हम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। बीच जो इसकी सफिक्स है वो आइड लग जाती है, तो यहाँ पर भी क्या बन जाता है, मिथाइल मरकेप्टाइड, या फिर आप सिंपल कह सकते हो सोडियम इथाइल सल्फाइड। ये थोड़ा सिंपल है और आसान है, आप इसको भी पिक कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है आपको याद रखना, क्योंकि ये आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है। सल्फाइड फिर भी यूज़ होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, तो आप अपने माइंड में इस सल्फाइड की फॉर्म में ही याद रखना। तो अब हम रीज़न देखते हैं कि ये ज़्यादा एसिडिक क्यों है अल्कोहल से। एक तो इस बॉन्ड की एनर्जी कम है, तो इसको हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। एसिडिक नेचर का मतलब क्या है कि ये H पॉजिटिव रिलीज़ कर देगा, तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा H पॉजिटिव रिलीज़ करने के लिए, तो एनर्जी क्योंकि कम लग रही है तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। OH बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा है। फिर जो एनायन है RS नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट बेस है थायोल का, ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि सल्फ़र एक बड़ा एटम है, तो इस वजह से ये नेगेटिव चार्ज को आसानी से अकोमोडेट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर ऑक्सीजन एटम, ठीक है। फॉर्मर मतलब यानी कि ये कैन अकोमोडेट नेगेटिव चार्ज मोर इजीली दैन RO नेगेटिव ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ सल्फ़र। तो दूसरी वजह ये है कि जो नेगेटिव चार्ज आता है, कोई भी चीज़ जैसे बेसिक है, मान लो हम चाह रहे हैं कि ये बेसिक बिहेवियर शो करे, तो बेसिक बिहेवियर जब ये शो कर रहा है तो ये H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा। ये जब H पॉजिटिव हमने हटा दिया तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है उस बेसिस पे रिएक्शन डिपेंड करेगा कितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये वापस इसके साथ कंबाइन करके इक्विलिब्रियम क्रिएट कर लेता है, तो कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होती। जो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस होते हैं वो इक्विलिब्रियम में नहीं जाते, उनका आयनाइजेशन 100% होता है, तो एरो हमेशा फॉरवर्ड इस डायरेक्शन में ही रहेगा, इक्विलिब्रियम की स्टेज पे नहीं रहता। तो इन दो वजह से बॉन्ड एनर्जी कम है और
ये इजीली नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट कर सकता है, ये ज़्यादा एसिडिक होता है। अच्छा, जो RSH हैं वो अल्काइल डेरिवेटिव हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के, और ROH जो हैं वो क्या हैं, अल्काइल डेरिवेटिव हैं वाटर के। ठीक है, अल्कोहल कैसे बना, वाटर में से एक H हटा के हमने R लगा दिया। थायोल कैसे बने, H2S में से एक हाइड्रोजन हटा के हमने R लगा दिया, तो ये अल्काइल डेरिवेटिव बन गए इनके। अब जो H2S है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो उससे जो डेरिवेटिव बनता है वो भी थोड़ा एसिडिक ज़्यादा होता है वाटर के अल्काइल डेरिवेटिव से। ये इसकी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की, केमिकल। फिर हम बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। ये एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर देते हैं, तो ये भी एक एसिडिक बिहेवियर है। फिर हम बात करते हैं मेटालिक ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके भी ये H2O रिलीज़ कर देते हैं, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, इस ऑक्सीजन के साथ वाटर बना लेंगे, और यहाँ पे ये मर्क्यूरिक सॉल्ट, मर्क्यूरिक अल्काइल डेरिवेटिव बन जाता है। ये बन जाता है आपका इथाइल डाइथाइल सल्फर। चलो, मुझे इसकी नेमिंग थोड़ी समझ नहीं आ रही, कैसे कर पाएंगे। तो इस तरीके का हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। फिर अगर आप मेटालिक लेड एसीटेट से ट्रीट करते हो तो हमारे पास यहाँ से एसिटिक एसिड निकल जाएगा और लेड का ये डाइअल्काइल प्रोडक्ट बन जाता है, डाइअल्काइल सल्फाइड। तो ये हो जाएगा लेड डाई इथाइल सल्फाइड। और ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपका येलो प्रेसिपिटेट है। तो जैसे आपने सेकेंड ईयर में किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एनालिसिस, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको थायोल भी दिया जाता है, उसको टेस्ट जब हम करते हैं तो आपका जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका आप सोल्यूशन बनाते हो, उसमें आप लेड एसीटेट का सोल्यूशन ऐड करते हो। अगर आपके पास ये येलो प्रेसिपिटेट बनता है तो ये लेड मरकप्टाइड की फॉर्मेशन को हिंट देता है, जो कि कंफर्म करता है कि ये जो गिवन कंपाउंड है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो थायोल है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इसको कलर भी याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये नाम भी कई बार इसका फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं आपको, ये देखें ना, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ लेड मरकप्टाइड, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आप इसकी लिख के प्रैक्टिस कर लेना, मैं पहले भी कह रही हूँ कि लास्ट में नहीं होगा, पर शुरू से ही आप करोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, आप इसको एंजॉय भी करोगे। तो इसी के साथ हम आज की क्लास पूरी करते हैं। थैंक यू सो मच।